18 अप्रैल साल 1955 प्रिंसटन न्यू जर्सी में साइंस की दुनिया में तहलका मचा देने वाले ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन अपना दम तोड़ देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे उनका दिमाग इस सदी का सबसे जीनियस दिमाग है। आइंस्टाइन कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी पर कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले से ही ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी पर कोई भी एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएं और उन्हें इज्जत के साथ दफना दिया जाए। लेकिन जिस बात का आइंस्टाइन को डर था वही हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल के चीफ पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेड बॉडी की ऑटोप्सी करके ये पता लगाएं कि उनकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर हार्वी उस कमरे में एंटर करते हैं जिस कमरे में एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेड बॉडी पड़ी थी। एक टेबल पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर हार्वी के दिमाग में एल्बर्ट आइंस्टाइन की ऑटोप्सी के अलावा कुछ और ही चल रहा था। डॉक्टर हार्वी को लग रहा था कि आइंस्टाइन के दिमाग में कुछ तो ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक नॉर्मल नहीं बल्कि एक जीनियस इंसान है। आइंस्टाइन के दिमाग का सीक्रेट जानने के लिए डॉक्टर हार्वी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी से उनके दिमाग को निकालकर चुरा लिया। दोस्तों, आइंस्टाइन की तरफ से दी जाने वाली फिजिकल थ्योरीज के बिना आज हमारी यूनिवर्स के बारे में जानकारी बहुत ही महदूद होती। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें इस यूनिवर्स को देखने का एक नजरिया दिया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ये बताया कि टाइम क्या है, पूरे यूनिवर्स में वक्त किस रफ्तार से चल रहा है, कैसे अलग अलग सियारों पे टाइम की रफ्तार अलग होती है, कैसे रफ्तार टाइम को स्लो कर देती है और कैसे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज उस वक्त में दी जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक वाइल्ड टैलेंटेड इंसान थे। उनका दिमाग उनकी सदी का सबसे जीनियस दिमाग था और आइंस्टाइन के दिमाग के इन्हीं राजों को समझने के लिए डॉक्टर हार्वी से बेहतर मौका किसी और के पास नहीं था। डॉक्टर हार्वी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि बाद में उनके साथ क्या होगा। जब बाद में प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो डॉक्टर हार्वी को उनकी जॉब से निकाल दिया गया और उनके मेडिकल लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया। फिर बाद में डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के बेटे हंस आइंस्टाइन से एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने के लिए कानूनी तौर पर इजाजत मांगी। डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन को हर वक्त हमेशा अपने साथ रखते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर हार्वी और उनकी वाइफ के दरमियान हमेशा झगड़ा होता था और एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में डाइवोर्स हो गया। डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन के बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। फिर इसके बाद डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जार में प्रिजर्व किया। साल दर साल गुजरते जा रहे थे लेकिन डॉक्टर हार्वी को आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया के जाने माने न्यूरोपैथोलॉजिस्ट को भेजेंगे और उन्होंने ठीक वैसे ही किया। आइंस्टाइन के ब्रेन को चोरी हुए अभी 30 साल गुजर चुके थे और 30 साल गुजरने के बाद पहली बार आइंस्टाइन के दिमाग पर कोई स्टडी पब्लिश की गई। पब्लिश होने वाली रिसर्च में ये बताया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा जिसे कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है वो दूसरे इंसानों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा था। दरअसल इंसानी दिमाग दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता है और दिमाग के दोनों हिस्सों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि लेफ्ट साइड ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करने के काम आता है, वहीं पे राइट ब्रेन लॉजिकल चीजों को देखता है जैसे कि क्रिएटिविटी, जैसे कि अलग अलग शेप्स को पहचानना। और दिमाग के इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम एक ब्रिज का होता है जिसे कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। और जितना बड़ा कॉर्पस कैलोसम होगा उतना ही ज्यादा लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन की अदला बदली होगी और ब्रेन ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम बड़ा होने की वजह से वो एक ही वक्त में मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स और हालात को इमेजिन कर सकते थे। और जब आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया गया तो वो 1230 ग्राम था। वहीं दूसरी तरफ आम इंसानों के ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन की लाइनिंग बहुत ही पतली थी जिस वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स फ्लो कर पाते थे, जिस वजह से इनके सोचने समझने की ताकत आम इंसानों से ज्यादा थी। इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को बिना किसी पेपर और पेन की मदद के अपने दिमाग में ही सोल्व कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बाद में इस तरह से डेवलप हुआ या फिर वो
पैदाइशी तौर पर इस तरह का ब्रेन लेकर पैदा हुए थे। अगर आइंस्टाइन के बचपन की बात की जाए तो बचपन में आइंस्टाइन एक जीनियस नहीं बल्कि एक नालायक बच्चे थे। और जब आइंस्टाइन की पैदाइश हुई तो डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि आइंस्टाइन का दिमाग दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा था, जो कि हाल ही में पैदा होने वाले बच्चे के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। अपनी पैदाइश के 4 साल बाद तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। वहीं नॉर्मली बच्चे 1 या 2 सालों में बोलना सीख लेते हैं। इस बात को लेकर आइंस्टाइन के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान रहते। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा मौजज़ा हो गया कि आइंस्टाइन बेटे खाना खा रहे थे तो उनके मुंह से पहली बार एक जुमला निकला और वो जुमला था कि सूप बहुत गर्म है। ये जुमला सुनकर आइंस्टाइन की वालदा को बहुत ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन वो खुश भी बहुत हुए। जब आइंस्टाइन स्कूल में पढ़ने जाते तो वो अपने दूसरे क्लास के बच्चों से बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। वो मैथ और फिजिक्स के अलावा दूसरे कई सब्जेक्ट्स में अक्सर फेल हो जाते। एल्बर्ट आइंस्टाइन चीजों को लॉजिकली तो समझते थे, लेकिन उनकी यादाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। इस वजह से स्कूल उन्हें जेल की तरह लगता था। वो मैथ्स के नंबर्स को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करते थे, लेकिन उन्हें रट्टा लगाकर याद करना नहीं आता था। जब आइंस्टाइन सिर्फ 12 साल के थे तो उनकी एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की किताब उनके पास भूल गई और आइंस्टाइन ने उस किताब को एक ही दिन में पढ़कर अपने ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने इंटेग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैथ और साइंस में इतनी ज्यादा पकड़ बना ली थी कि जब भी वो क्लास में किसी सवाल के लिए अपना हाथ खड़ा करते तो अच्छे प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के सवाल टीचर्स के सर के ऊपर से निकल जाते। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बहुत ही जीनियस था, लेकिन यादाश्त के मामले में वो बिल्कुल जीरो थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक किस्सा है कि एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे कि तभी टिकट कलेक्टर ने उनसे आकर टिकट मांगी। वो अपनी जेब में टिकट ढूंढने लगे, लेकिन जब आइंस्टाइन को अपनी जेब में टिकट ना मिली तो वो अपने बैग में टिकट को ढूंढने लगे। टिकट कलेक्टर आइंस्टाइन को जानता था तो उसने कहा कि मुझे पता है आपने टिकट जरूर ली होगी और ज्यादा परेशान ना हो। इतना कहकर टिकट कलेक्टर आगे निकल गया, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन अपनी टिकट को ढूंढते रहे। ये सब देखकर टिकट कलेक्टर वापस आया और कहा कि आप परेशान ना हो, आपकी टिकट नहीं चेक की जाएगी, आप आराम से अपना सफर करें। इतने में आइंस्टाइन बोले कि वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन टिकट के बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। 26 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 4 रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया, जिनमें उन्होंने यूनिवर्स को समझने का एक नजरिया दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बांधने का अपना एक मकसद बना लिया और एक फेमस इक्वेशन दुनिया के सामने पेश की, जिसे आज E=mc² बोला जाता है। बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इस इक्वेशन को दुनिया को क्यों दिया। बाद में इसी इक्वेशन के जरिए एटम बॉम्ब बनाया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन से इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा गया कि आपकी एक्सपेरिमेंट लैब कहाँ पे है, जिस पर आइंस्टाइन अपने दिमाग की तरफ इशारा करते हुए बोले कि ये है मेरी एक्सपेरिमेंट लैब। उसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका सबसे फेवरेट औजार कौन सा है। उन्होंने अपने फाउंटेन पेन को निकाला और कहा कि ये है मेरा औजार। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पे रिसर्च और स्टडी के दौरान ये पता चला कि उनका दिमाग पैदाइशी जीनियस नहीं था। दरअसल आइंस्टाइन के सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते और बार बार अपने दिमाग को मुश्किलात से गुजार कर उन्होंने अपने दिमाग को इस कदर इवॉल्व कर लिया कि उन्हें 20वीं सदी का सबसे जीनियस इंसान होने का दर्जा मिला। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जीनियस दिमाग आज भी अमेरिका के द मटर म्यूजियम में बड़ी हिफाजत के साथ माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। जिस तरह आज के दौर में बहुत से लोगों के फेवरेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, उसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को गैलीलियो गैलीली बहुत ज्यादा पसंद थे, क्योंकि गैलीलियो गैलीली ही वो शख्स थे जिन्होंने स्पेस साइंस की शुरुआत की थी। गैलीलियो के टाइम का वो दौर था जहाँ पे साइंस की कोई भी जगह नहीं थी। उस दौर में अगर कोई भी शख्स साइंस की बात करता या फिर बाइबल के खिलाफ जाता तो उसे उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया जाता। गैलीलियो गैलीली ही वो शख्स थे जिन्होंने अपने दौर के लोगों के खिलाफ जाकर साइंस की बुनियाद रखी और इस बात का खामियाजा उन्हें अपनी आखिरी सांसों तक जेल में रहकर भुगताना पड़ा। अगर आप गैलीलियो गैलीली के दौर में होते तो आप शायद अच्छे से समझ पाते कि उन्होंने किन हालात में रहकर साइंस को चुना। ये वो दौर था जब लोग मानते थे कि जमीन
यूनिवर्स का सेंटर है और हमारी जमीन पूरी तरह से फ्लैट है और अगर हम जमीन के किनारे पर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे और इसके अलावा सूरज और चांद जमीन के गिर्द घूमते हैं। ऐसे दौर में अगर कोई आपको सदियों से चलती आई रस्म रिवाज को गलत बताए तो उसके साथ क्या होगा, और इसी बात का खामियाजा गैलीलियो गैलीली को भुगतना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।